नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेक्शन में। और जैसा कि हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया पूरा का पूरा प्रश्नोत्तरी सेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आज का, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी चान्होदड़ो। यहाँ पर याद रखिएगा, जल भंडार के साक्ष्य की बात की जा रही है। जल भंडार का साक्ष्य कहने का मतलब है जहाँ कहाँ पर जल को एकत्रित करके रखा जाता था या जल के संरक्षण से संबंधित हमें साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लोथल जो है, लोथल आप जानते भी होंगे, ये प्राचीन काल में डॉकयार्ड हुआ करता था। डॉकयार्ड कहने का मतलब है जहां पर पानी के जहाज आकर के रुकते थे। दूसरा हो गया आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये आपका खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बनावली और चान्होदड़ो। तो दिए गए साक्ष्यों में से जल भंडार का जो साक्ष्य है, इसका हमें एविडेंस मिलता है लोथल से। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका लोथल। नेक्स्ट आते हैं अनदर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? सेकंड क्वेश्चन है, किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? ऑप्शंस आर जेसी बोस, मेघनाथ साहा, होमी भाभा, महेंद्रलाल सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की क्योंकि बात की जा रही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा होमी भाभा ने न्यूक्लियर रिएक्टर में अपना रोल प्ले किया था, या न्यूक्लियर साइंस जो कहा जाता है उसमें। तो महेंद्र लाल सरकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा नहीं होगा, क्या होगा? महेंद्र लाल सरकार। महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1876 ईस्वी में। और उसके बाद आगे चल करके ये जो सेक्टर है ये आपका विकसित हुआ था। तो 1876 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इंडिका, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और त्रिपिटक, ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम जानते हैं सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो आपका आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हमें मालूम है बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, तो दूसरा हो जाएगा आपका त्रिपिटक। उसके बाद अर्थशास्त्र और इंडिका आ जाती है। चाणक्य पहले आए थे, उसके बाद फिर उनके चाणक्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के दरबार में था। कौन? बिंदुसार के दरबार में था मेगास्थनीज। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा इंडिका। तो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 1। तो आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 4 3 1 जो आंसर है 2 4 3 1, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अनदर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सिंधु, रावी, घग्गर, सतलज। और उसके बाद है ऑप्शन में कौन कौन से शहर थे? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और हड़प्पा। हमें अच्छी तरह से मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां पर आपका मोहनजोदड़ो सबसे पहले ढूंढा गया जो शहर था वो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट आपका हो गया रावी। रावी का संबंध जो है ये हड़प्पा से है। तो रावी का संबंध हो गया हड़प्पा से, रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था। घग्गर का संबंध है कालीबंगा से, घग्गर हमारा हो जाता है कालीबंगा। और लास्ट हमारा बच जाता है सतलज, सतलज का संबंध हो जाएगा रोपड़ से। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा 2 4 1 3। सबसे पहले पहले वाले का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा जैसे 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा 2 4 1 और 3। सबसे पहले, दूसरा,
उसके बाद वाले का चौथा, उसके बाद वाले का एक, उसके बाद वाले का तीन, तो सतलज का हो जाएगा रोपड़। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अनदर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। कार्नेलियन बीड, ताम्र, अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, बंगाल, बंदरगाह, हड़प्पा और राजस्थान, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्लेनियन बीड की जब बात की जाती है तो कार्लेनियन बीड जो है ये हड़प्पा से संबंध है। तांबा अच्छे से याद रखिएगा, खेतड़ी की खदानों से मिलता था, आज भी वही है। तो तांबा राजस्थान होगा हमेशा, जब भी तांबा आएगा और राजस्थान ऑप्शन है तो तांबा में राजस्थानी चुनिएगा। अरिकामेडु ये बंदरगाह है, दक्षिण भारत में वेल नोन है, इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो अरिकामेडु का हो जाएगा बंदरगाह। ताम्रलिप्ति क्या है, तो ताम्रलिप्ति का संबंध है बंगाल से, तो ताम्रलिप्ति हो जाएगा बंगाल। तो इन तीनों के बेसिस पे कार्लेनियन बीड अपने आप हो गया हड़प्पा। कोई तीन भी पता रहे तो चौथा आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्लेनियन, इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के अनुसार अगर आप चलोगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये रहा डी, पहला का तीसरा, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ताम्रलिप्ति का कौन सा था, तो ताम्रलिप्ति का अगर आप जाएंगे तो वहां पे था चौथा, तो यहाँ पर हो गया चौथा, ताम्रलिप्ति का पहला, ठीक है, चौथा का पहला, डी का पहला, तो यहाँ पर देखिए डी का पहला है, डी का पहला, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं अनदर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। डेविड आर्नोल्ड, डेविड लुडेन, डेविड पेज और सी एस बेली। prelude to partition, the local roots of Indian politics, Allahabad, the Congress in Tamil Nadu and an agrarian history of South India। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इसका सही मैच कैसे करेंगे, तो इसमें याद रखिएगा दिए गए ऑप्शंस में से डेविड आर्नोल्ड जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जाने जाते हैं, इनकी किताब दी कांग्रेस इन तमिलनाडु के लिए जो इन्होंने लिखी है। तो डेविड आर्नोल्ड ने जो किताब लिखी है वो है आपका द कांग्रेस इन तमिलनाडु, ये हो जाएगा तीसरा। तो डेविड आर्नोल्ड की किताब वाला जो हो जाएगा हिस्सा उसमें हो जाएगा कांग्रेस इन तमिलनाडु, जो कि तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट उसके बाद डेविड लुडेन, डेविड लुडेन का संबंध है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का संबंध है डेविड लुडेन से। तो डेविड लुडेन एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। डेविड पेज, डेविड पेज का संबंध है प्रील्यूड टू पार्टीशन, डेविड पेज का संबंध है प्रील्यूड टू पार्टीशन, प्रील्यूड टू पार्टीशन डेविड पेज, प्रील्यूड टू पार्टीशन डेविड पेज। और सी एस बेली का, सी ए बेली का संबंध है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद, सी ए बेली का संबंध है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन इलाहाबाद। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, ये होगा आंसर। डेविड आर्नोल्ड की किताब दी कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड लुडेन की किताब एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, डेविड पेज की किताब प्रील्यूड पार्टीशन, सी ए बेली की किताब द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित किया गया है। आर्यों की पांच जनजातियां, अनार्यों की पांच जनजातियां, एक गांव के पांच मुखिया, पांच गांवों के मुखिया। ऋग्वेद में पंचजन घोषित किया गया है आर्यों की पांच जनजातियों को, आर्यों की पांच जनजातियां ऋग्वेद में पंचजन कहलाती थीं। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, चार, पाँच, छ, सात। कृषि के कार्यों को बढ़ावा देने का या कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख मिलता है, तो कारणों का जो उल्लेख मिलता है वो है पांच। कुल मिलाकर के पांच कारण है जिनका उल्लेख मिलता है, जिसमें बोला गया है हल चलना चाहिए, यानी कि हल चलाना, हल चलाना। नेक्स्ट, बीज बोना, बीज बोना। नेक्स्ट, फसल काटना,
फसल काटना। नेक्स्ट, अनाज कूटना। अनाज कूटना। नेक्स्ट, दाने अलग करना। दाने अलग करना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के तहत कुल मिलाकर 5 है: हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना, अनाज कूटना एवं दाने अलग करना। तो कुल मिलाकर के 5 कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? वो कौन सा राजा था जिसे सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस, कनिष्क, चंद्रगुप्त टूत। इसका आंसर है विम कडफिसस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक जो था वह था विम कडफिसस। नेक्स्ट, नेक्स्ट पोर्शन, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया? अशोक, रुद्रदामन, खारवेल और गोंडोफर्निस। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यहाँ पर अभिलेख जारी किया? अशोक, रुद्रदामन, खारवेल, गोंडोफर्निस। अशोक, रुद्रदामन, गोंडोफर्निस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रुद्रदामन ने सबसे पहले संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त भुक्ति का घोतक है? भुक्ति वर्ड कई बार आता है। भुक्ति, प्रांत, जनपद, नगर परिषद या ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा भुक्ति जो है ये बताता है ग्राम को। ग्राम को कौन बताता है? भुक्ति। नेक्स्ट, अनदर वन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्यता रखता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशांत जो थे, जो आरंभिक समय में थे, ये बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। ये कथन सही है, लेकिन आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से ये सिमिलैरिटी या साम्यता रखते थे, यह कथन गलत है। निषाक्त आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत उन वो मानते थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार करना था, और चूंकि निषाद शिकार करते थे इस वजह से वो बौद्ध मतावलंबी उन्हें अछूत मानते थे या उनसे अलग रहते थे, उनसे ज्यादा संपर्क नहीं करना चाहते थे। और बौद्ध धर्म चूंकि आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से अलग था, तो इसलिए वो उससे साम्यता रखता है। यह कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि निषाद चूंकि शिकार करते थे, अपने शिकार करने के कार्य की वजह से बौद्ध मतावलंबी उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों में से एक कथन दूसरे को कारण कहा गया है। ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपमहाद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। कहने का अर्थ है पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता, ये गलत है। संकेत मिलता है, क्योंकि पुरातात्विक अवशेष ही तो बताते हैं कि भारत में सोने के सिक्के जैसे हैं, तो वो सिक्के बताते हैं कि समृद्धि कैसी थी, ज्यादा थी या कम थी। और ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपमहाद्वीप में अनेक भारतीयों के अनेक राज्यों की स्थापना का विवरण मिलता है। ये कथन सत्य है, तो कथन ए सत्य है, कथन आर असत्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। श्रीहर्ष, माघ, भारवी, भट्टी। क्रम वाइज अगर इसे अरेंज करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा भारवी। भारवी सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका जो समय काल है वो आ जाता है 6th सेंचुरी में। भारवी के बाद सेकंड आ जाता है भट्टी, जो कि 7th सेंचुरी में था। तो हमारा सेकंड सेंचुरी, 6th सेंचुरी के बाद 7th सेंचुरी में भट्टी। नेक्स्ट, माघ का हमें विवरण मिलेगा, माघ मिलेगा 7वीं शताब्दी में। माघ का विवरण मिलता है 7th सेंचुरी में भट्टी के बाद। एंड देन
फोर्थ वन श्रीहर्ष, श्रीहर्ष का विवरण मिलता है 12th सेंचुरी में। सो भारवी भट्टी, माघ एवं श्रीहर्ष। सो इट विल बी 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। कालक्रम में व्यवस्थित करें। धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो सबसे पहले धर्मपाल का काल था, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। बंगाल में पाल, तो गोपाल, धर्मपाल, तो धर्मपाल। धर्मपाल के बाद नेक्स्ट आ जाता है वत्सराज का शासनकाल। वत्सराज के शासनकाल के बाद नेक्स्ट हिस्सा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद नेक्स्ट मिहिर भोज। सो इट विल बी 1 4 3 2, 1 4 3 2। So it is धर्मपाल, वत्सराज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज। धर्मपाल, वत्सराज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। गणतंत्र, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, गिरनार अभिलेख, शाक्य, रुद्रनामन, छठी सती ईसा पूर्व, कपिलवस्तु, गांगेय मैदान। गणतंत्र 6ठी शताब्दी में इसका विवरण हमें सबसे पहले मिलता है गणतंत्रों का। उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर है, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर का हमें विवरण मिलता है गांगेय मैदान में। तो गांगेय मैदान में हमें उत्तरी काली पॉलिश्ड ग्रे वेयर का विवरण मिलता है। गिरनार अभिलेख के बारे में जानकारियां मिलती है रुद्रदामन। तो गिरनार अभिलेख हमें विवरण प्रदान करता है रुद्रदामन के बारे में। एंड देन नेक्स्ट हो जाता है शाक्य। शाक्य के बारे में विवरण मिलता है कपिल वस्तु में। शाक्य के बारे में विवरण मिलता है कपिल वस्तु में। तो गणतंत्र, गणतंत्र का संबंध हो गया सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें गणतंत्र का विवरण मिलता है। आफ्टर दैट उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर के बारे में विवरण मिलता है गांगेय मैदान में। नेक्स्ट गिरनार अभिलेख का विवरण मिलता है रुद्रदामन के द्वारा। और सांख्य का विवरण मिलता है कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में। तो कपिल वस्तु में सांख्य का विवरण मिलता है। तो 2 4 1 3, आंसर विल बी 2 4 1 3। नेक्स्ट, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? शम्स सिराज, अफीक, अमीर खुसरो, मीर खुर्द, फिरोज शाह तुगलक। तो तारीख फिरोज शाही की रचना की थी शम्स सिराज अफीफ ने। तो अफीफ की रचना है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? शम्स सिराज अफीफ ने। नेक्स्ट, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद अल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद गजशंकर, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद अल फुआद डूइंग एंड सेइंग्स का अभिलेख है शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया से यह संबंधित है। नेक्स्ट, सूफी शब्दावली को विलायत का अर्थ क्या है? सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या है? विदेशी क्षेत्र, मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र या जमींदार का क्षेत्र। तो सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्म की जब प्राप्ति हो जाती है तो इसे सूफी शब्दावली में विलायत कहा जाता है। नेक्स्ट, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित था? उसके साम्राज्य में शराबबंदी से, जागीरदारों के क्षेत्र से, राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज, या फिर किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने से रोकने के लिए। तो राज्य का जो 10वां अध्यादेश जारी किया गया था जहांगीर के द्वारा, उसमें मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया गया था कि जमींदारों का, जागीरदारों का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का रहेगा। तो जहांगीर के द्वारा
जारी किए गए 10वें अध्यादेश में जागीरदारों के क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है, जिसमें मनसबों और सामान्य प्रमाणीकरण के बारे में बताया गया है। यह आदेश 1605 ईस्वी में आगरा के किले में जहांगीर ने अपने राजतिलक के समय दिया था, और उस समय उसने नरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? नरूनुद्दीन या नरुद्दीन। एग्जैक्टली अगर हम लोग इसे लिखें तो इसे लिखेंगे नूरुद्दीन, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, बादशाह गाजी इसकी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव रखी थी शाहजहां ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद की नींव रखी थी शाहजहां ने। सिंपल क्वेश्चन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन का अमीन के पद का सृजन किसने किया था? वह कौन सा व्यक्ति या शासक था जिसने अमीन के पद को सृजित किया था? तो अमीन के पद को सृजित किया था शाहजहां ने। तो अमीन के पद को सृजित करने वाला कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। समसामयिक स्रोतों से हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। बिल्कुल सही। और समसामयिक स्रोत जैसे कि चंद्रबरदाई हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, इससे हमें उस समय के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये कथन सही है। तो इसके अनुसार दोनों कथन हमारे सही हैं। तो दोनों कथन सही हैं, तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि तराइन का जो युद्ध था, दो तराइन के युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में, इसके द्वारा हमें इसकी पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इसके बाद अनदर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, आदिल शाही। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार। तो निजाम शाही का संबंध है अहमदनगर से, तो अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही। अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही, और इमाद शाही बरार। बरार की इमाद शाही। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत थी, बरार में इमाद शाही। तो गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, और बरार की इमाद शाही। ये आपका इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इसका एग्जैक्ट अगर हम लोग निकालेंगे पोर्शन, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तीन, तीन के बाद फिर हो जाएगा एक, एक के बाद हो जाएगा चार, और फिर उसके बाद हो जाता है दो। तो तीन एक चार दो, ये हमारा आंसर होगा। तीन एक चार दो, दिस वन। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15। जहांगीर के समय में 17। शाहजहां के समय में 22। औरंगजेब के समय में 24। यहाँ पे जो विवरण है इसके अनुसार हम अगर निकालें तो अकबर के शासन काल में उसके कुल कुल मिलाकर के 12 सूबे थे, और शासन के अंत में बढ़ करके ये 15 हो गए थे। और शाहजहां के समय में 18 थी। शाहजहां के समय में जबकि यहाँ पर 22 दिया गया है, तो शाहजहां के समय में सूबों की संख्या 18 थी। औरंगजेब के शासनकाल में 20 थी। औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पर हमें 24 दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रांतीय के बारे में, तो जहांगीर के समय में हमें अगर विवरण देखें तो वहाँ पर हमें 15 सूबों का विवरण मिलता है। तो एक जो एक्यूरेट अगर हम देखें तो अकबर का एक्यूरेट हमें दिखाता है, बाकी का जो है इसमें डिफरेंस दिखाया जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग अगर लेकर के चले तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित है के अनुसार ए हो जाएगा।
और अगर सुमेलित नहीं है कहेंगे तो उसमें तो ये तीन के तीन हमारे जो है ये तीनों के तीनों सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो इसे हमें याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, सूची एक एवं सूची दो का मिलान करें। निकोलो डी कोंटी, डोमिंगो पायस, फ्रेनो नूंज और अब्दुल रज्जाक विजयनगर के शासक थे। कृष्ण देवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम और अच्युत देवराय। सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निकोलो डी कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो डी कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। डोमिंगो पाइज आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में। डोमिंगो पाइज आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में। फेरनो नूंज आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। फ्रेनो नूंज आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। और अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो निकोलो डी कोंटी कब आया था, तो याद रखेंगे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पाइज आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में। फ्रेनो नूंज आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो 3-1-4-2 सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। 3-1-4-2, 3-1-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? इत्मा-उद-दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आसफ खान का मकबरा, ताजमहल। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, सबसे पहले बना था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की मृत्यु पहले थी, उसके बाद इत्मा-उद-दौला जहांगीर का ससुर था, तो यहाँ पर इत्मा-उद-दौला का मकबरा जाहिर सी बात है उसके बाद बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर है आसफ खान का मकबरा, आसफ खान का मकबरा, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है ताजमहल। तो इसमें से आसफ खान का मकबरा हो जाएगा, ये थर्ड पे हो जाएगा आसफ खान का मकबरा, एंड फोर्थ पर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल बना था शाहजहां के काल में। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये पूरा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, ताजमहल का निर्माण कार्य पहले शुरू हुआ था। ताजमहल बनना शुरू हो गया था 1641 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में। आसफ खान का मकबरा बनना शुरू हुआ था 1641 में, लेकिन ये 45 में पूरा हो गया था, जबकि इसको बनने में 20 साल लगे थे। तो 31 से लेकर के 45 तक, 53 में ये आपका पूरा हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पर आसफ खान का मकबरा पहले आएगा। तो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 2, उसके बाद फिर आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 3, और फिर उसके बाद आ जाएगा 4। तो 2-1-3-4 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2-1-3-4। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल हामिद लाहौरी, एंड अब्दुल हामिद लाहौरी के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है खफी खां। इनका मैच करना है, एंड ऑप्शंस है इनके, तारीख फिरोज शाही, अकबरनामा, बादशाहनामा, मुंतखाब उल लुबाब। जिसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा था, तो अबुल फजल की रचना हो गई अकबरनामा। जियाउद्दीन बर्नी की रचना हो गई तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने रचना की थी तारीख फिरोज शाही की। अब्दुल हामिद लाहौरी ने रचना की थी बादशाह नामा की। और खफी खान की रचना है मुंतखाब उल लुबाब। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है। इससे अगर हम लोग बांटे तो ये आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4। तो 2-1-3-4 ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। 2-1-3-4 ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा। खफी खान की रचना क्या है तो अच्छे से याद रखेंगे, मुंतखाब उल लुबाब। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, अकबरकालीन घटनाओं का सही युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? मेड़ता को हस्तगत करना 1562 ईस्वी, असीरगढ़ का घेरा 1601 ईस्वी, गोंडवाना की विजय 1564 ईस्वी, उड़ीसा की विजय 1582 ईस्वी। तो उड़ीसा की विजय 1582 ईस्वी ये कथन गलत है। अकबर के शासनकाल में उसने 1562 ईस्वी में मेड़ता विजय की सही है। असीरगढ़ का घेरा डाला था 1601 में, ये भी सही है। गोंडवाना की विजय 1564 ईस्वी में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नौरोजी, तिलक, गांधी, नेहरू, हरिजन, ड्रेन, पंचशील और स्वराज। ये मैगजीन है जिसमें ये लोग लिखा करते थे। तो इसमें सही हो जाएगा नौरोजी। नौरोजी ने लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इन्होंने बताया था। तिलक जो हैं, तिलक लिखते थे स्वरा, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। गांधी का संबंध हरिजन नामक पत्रिका से था जिसमें वो लिखा करते थे। और नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। तो इसके अनुसार ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2 4 1 3 ये आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर पोर्शन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों का ठिकाना नहीं था। मतलब पुर्तगालियों के बारे में बताना है कि पुर्तगालियों का ठिकाना कौन सा नहीं था। कालीकट, बरोच, कोचीन और माहे, इसमें से कौन सा था जहाँ पे पुर्तगाली नहीं रहते थे व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरोच। बरोच जो है यह पुर्तगालियों का ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजों को पढ़ाता था। ऑप्शन आर मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दीन। तो मीर कासिम जो है यह बक्सर में अंग्रेजों को पढ़ाता था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब जो था ये बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर जाफर बना। मीर जाफर बाद फिर बदलती हुई परिस्थितियों के बाद मीर कासिम बना था। तो मीर कासिम वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाता था बक्सर में बच्चों को। नेक्स्ट उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, या मीर कासिम मतलब अंग्रेजी पढ़ाता था एग्जैक्टली अगर कहूँ तो। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। 1781 ईस्वी में, 84 ईस्वी में, 86 में या फिर 88 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 84 ईस्वी में, अपने समय से 1 साल बाद 84 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है कमांगाटा मारू जो है पंजाबी गद्दरधारी जो है उनको लेकर के कमांगाटा मारू प्रकरण हुआ था, जिसमें पंजाबी गद्दरकारियों की अंग्रेजी सेना से भिड़ंत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई, कालीकट, बजबज या कलकत्ता। इसका आंसर हो जाएगा बजबज। बजबज में कमांगाटा मारू जो है वो प्रकरण हुआ था जहाँ पे भिड़ंत हो गई थी, क्योंकि वापस उनको भेज दिया गया था। सिंगापुर से जहाज गया फिर वापस आया कनाडा, फिर इधर, इसकी वजह से। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 35 का तो सवाल ही नहीं उठता। 47, 50, 51। तो जो योजना आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में। बाद में इसको बदल करके इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया 2015 में, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद अनदर। कहा जा रहा है दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, इनके बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया था और इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया था। ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है बिल्कुल, क्योंकि हेवी इंजीनियरिंग जो थी उसको प्रेफर किया गया, या फिर हेवी मशीनरी को, ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिससे कि बाहर से जो सामान मंगाए जाते थे उसको रोका जा सके। यहाँ तक कि बल्ब भी बाहर से हम लोग मंगाते थे भारत में। तो इसकी वजह से इसको जब बनाया गया तो उससे इसका फायदा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन जो है दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट उसके बाद अनदर हो जाता है निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताएं। कन्नौज की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो थी ये हुई थी 1526 में, तीसरी हुई थी 1600 1761 ईस्वी में। 1600 नहीं, 1761 ईस्वी में। तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली। खानवा की लड़ाई हुई थी 1530 और कन्नौज की लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 और कन्नौज की 1540। ये खानवा की लड़ाई 1527 कर देंगे, कन्नौज की लड़ाई कर देंगे 1540 ईस्वी। तो इसके अनुसार जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले चौथा, फिर आ जाएगा दूसरा, फिर आ जाएगा पहला, फिर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाते हैं। निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। खजाइन उल फुतू, वाक़ियात मुस्ताकी, तबकात अकबरी, मासीर ए जहांगीरी। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले खजाइन उल फुतू लिखी गई थी, खजाइन उल फुतू के बाद वाक़ियात मुस्ताकी लिखी गई, फिर तबकात अकबरी लिखी गई, फिर मासीर जहांगीरी लिखी गई। तो ये पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आते हैं क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? ये कैसे स्थापित की गई थी? बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सबसे पहले की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है बंगाल बनारस हिंदू स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और लास्ट में फिर मिलता है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ये हमारा आंसर है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। थिंक देयर आर सम क्रोनोलॉजी में करना। सबसे पहले हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद फिर हो जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद फिर हो जाता है संस्थाओं का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर फोर्ट विलियम। अच्छा, 3 4 1 2 होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना पहले हुई, उसके बाद फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 3 4, फिर बंगाल संस्कृत कॉलेज, ये 3 हो गया। और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बना था 1800 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम को तो 3 4 1 2 होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अनदर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? गोदान, आनंद मठ, गीतांजलि। गोदान, आनंद मठ, गीतांजलि और नील दर्पण। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है कलकत्ता, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें दिए गए हैं ABCD, तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कहने का मतलब है सबसे पहले आपका लिखा गया था नील दर्पण, नील दर्पण के बाद लिखा गया था आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा। उसके बाद फिर गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1908 में नोबेल, और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है 3 2 नहीं 4 2 3 1, 4 2 3 1। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है, निम्नलिखित में से कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? चंपारण, एका, पाबना, मोपला। तो चंपारण, एका, पावला, मोपला, इसमें ऐतिहासिक क्रम, कृषक आंदोलन सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। सबसे पहले हम भी जानते हैं कि जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी शुरुआत जब हुई थी तो पाबना एक आपका हुआ था। तो पाबना आपका हो जाएगा। पाबना के बाद फिर आ जाता है, ये पहला पाबना हुआ था, उसके बाद फिर चंपारण में हुआ था। चंपारण के बाद फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है एका। तो दो, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 ये आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद फिर 3 1 4 2 यानी कि दिस वन। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण कहा गया, इसमें से सही का बताना है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषि वर्ग और में और भी विभेद कर दिया, अंतर को बढ़ा दिया था। कृषि का वाणिज्यीकरण जब हुआ तो, और कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि कृषकों की आय में वृद्धि हुई थी। इसका सही आंसर है कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग के विभेद को बढ़ा दिया था, ये बिल्कुल सही है। और इससे कृषकों की आय में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। लेकिन एक समस्या है, ये दोनों कथन तो सही है, लेकिन वृद्धि किसकी हुई? बड़े किसानों की हुई। छोटा किसान जो पहले सफर करता था वो बाद में भी वैसे ही सफर कर रहा था। तो यहाँ पे आपका बड़े कृषि व्यापारियों को फायदा हुआ, लेकिन किसानों की गरीबी जो पहले थी वैसी ही रही, क्योंकि इसमें कमर्शियलाइजेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं को होता है जो टाइम के साथ अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, अप टू डेट किए हुए रहते हैं। लेकिन छोटा किसान खुद सर्वाइवल के लिए जब स्ट्रगल करता है तो अपडेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो उसको हमेशा सफर ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? काउंट काउर, विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी या मैजनी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका मैजनी। मैजनी ने यंग इटली का गठन किया था। तो यंग इटली का गठन किसने किया था? याद रखिएगा, मैजनी ने किया था। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आते हैं, निम्नलिखित
भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। भारत में भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो भारत में कृषि वर्ग की संलिप्तता अलग अलग रही, स्थानीय बनी रही। और भारत में कृषि समाज जो इसकी संरचना जटिल है, यहाँ पर याद रखेंगे ये जो हमारा दोनों ऑप्शन है इसमें से एक सही है, यानी कि भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही, ये सही थी। कृषि समाज की संरचना जटिल थी, ये गलत है। कृषि समाज की संरचना जटिल नहीं थी, ये सामान्य थी। किसान किसान होता था, उसमें किसी प्रकार का कोई जटिलता वहां पे देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन है, मोरलैंड के अनुसार भारत के निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। इन दोनों कथन में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है, मोरलैंड के अनुसार भारत के निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था, ये बिल्कुल सही है। बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे, तो ये दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है अनदर क्वेश्चन, सूची को सूची दो से सुमेलित करें। रूसो, मार्क ब्लॉक, एफ एंजेल्स और एम एम श्रीनिवास, इनके बारे में बताना है। क्या है क्वेश्चन? रूसो ने क्या बताया था? रूसो ने जनरल विल के बारे में बताया था, तो रूसो का हो जाएगा जनरल विल। मार्क ब्लॉक की किताब थी द हिस्टोरियन क्राफ्ट। मार्क ब्लॉक ने बताया था सामंत शाही के बारे में, तो मार्क ब्लॉक ने किस पर प्रकाश डाला था? सामंत शाही के बारे में। एफ एंजल्स है, एफ एंजल्स ने बताया था समाजवाद के बारे में। सामंतवाद अलग है, समाजवाद अलग है, तो सामंतवाद के समाजवाद के बारे में किसने बताया? एफ एंजल्स ने। और एम एन श्रीनिवास ने बताया था संस्कृतिकरण के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का चौथा आपका होगा। तो इसका अगर आप एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे तो ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा नहीं, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? 2 4 1 3, ये पोर्शन हमारा सही है। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो ये हमारा ऐसे बेस्ड है, तो इसको अगर हटा दे तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने कराया। यहाँ तक में आई एक्सपेक्ट की चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से आप अपने नॉलेज को रीबूस्ट करने के लिए इसे रिपीट कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे पुट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट एक अनदर न्यू सीरीज लेकर के आपके समक्ष पेश होऊंगा बहुत जल्द, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होने पर या आप किस तरह के सीरीज और क्वेश्चंस चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय देते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको अगली सीरीज जो है वो आपके पसंदीदा विषय पर प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।